हेलो बच्चों, क्लास 11 बच्चों पहला लेसन आपका चल रहा है और हो सकता है कि आज पहला लेसन लगभग समाप्त हो जाए। आज हम जानेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है। भौतिक नियमों की प्रकृति। बच्चों जो भौतिक नियम है यानी कि ऐसी कुछ भौतिक राशियां हैं जो समय के साथ समय में अगर परिवर्तन होता है, अगर समय परिवर्तित होता है तो वो परिवर्तनशील नहीं होती। यानी कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं कि समय परिवर्तन के फलस्वरूप भी उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई भौतिक राशि है जिसमें समय परिवर्तन के बाद भी कोई परिवर्तन न हो तो हम ऐसी राशियों को कहते हैं कि यह संरक्षित है, ये सुरक्षित है। ये सुरक्षित है मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, इनका कोई क्षरण नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा कोई नियम यानी कि ऐसी राशियों पर ऐसा कोई यदि नियम बनता है तो उसे ही हम कहते हैं क्या, संरक्षण नियम कहा जाता है। तो आज हम भौतिक विज्ञान में जितने भी संरक्षण नियम हैं, मैक्सिमम यानी कि जितने जरूरी चीजें हैं हमारे कोर्स से संबंधित हैं, आज हम उन सभी संरक्षण नियमों का यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे। जितने भी संरक्षण नियम, इनमें से जो सबसे बड़ा संरक्षण नियम है यानी कि ऊर्जा का संरक्षण, सबसे सिंपल सा पहला आपका है ऊर्जा संरक्षण। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो बच्चों सिंपल सी चीज आप कई बार पढ़ चुके होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही संभव होता है। एक रूप से दूसरे रूप में बस इसका बदलाव किया जा सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी है वह आज तक सुरक्षित है, संरक्षित है, उसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं। अगर कहीं पर ऊर्जा का एक रूप लुप्त होता है तो इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ठीक उतनी ही ऊर्जा का क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यही है संरक्षण की प्रक्रिया, यही है संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण। यानी कि ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा परिवर्तित होती ही नहीं है। इसका बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का मतलब है कि ऊर्जा के बहुत सारे विभिन्न रूप होते हैं। जैसे ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है, उष्मा है, ये सब ऊर्जा के रूप में। यहाँ तक कि जो द्रव्यात्मक चीजें होती हैं वह भी एक ऊर्जा की रूप होती है। आगे बढ़ेंगे भी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, यानी ऊर्जा और द्रव्यमान को भी आपस में रूपांतरित कर सकते हैं, द्रव्य से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। मैं बोल रहा हूं ध्वनि ऊर्जा निकल रही है, तो ध्वनि ऊर्जा निकल रही है इसका मतलब है कि मेरे शरीर से कोई भी एक ऐसी एनर्जी होगी जो लुप्त हो रही होगी। सुबह हम लोग खाना पीना खा के चलते हैं, पेट भरा होता है, तो आप जानते हैं बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जब भोजन पचता है तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसमें एक होता है ऊर्जा घर, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े होंगे आप बायोलॉजी में। उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वह एटीपी एमिनो डाइफॉस्फेट और एडीपी एमिनो डाइफॉस्फेट रूप में संचित हो जाती है। यानी हमारा जो कोशिकाओं का जो ऊर्जा घर होता है उसमें एनर्जी संचित होती है, भोजन पचता है। और उसी से क्या होता है, हमारे कोशिकाओं में यानी कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होता है, ऊर्जा संचित होती है। उसी पेशी ऊर्जा का हम वर्क करके क्या करते हैं, हम ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सुबह से बोलते 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 क्या होता है, हमारी जो अंदर की एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कोशिकाओं की एनर्जी खत्म होने लगती है। इसलिए हमारा जो बोलना होता है धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब है कि वह जो द्रव्यात्मक चीजें हमने सुबह ग्रहण की थी वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। हमारी ऊर्जा लॉस हो रही है, ध्वनि निकल रही है, इसका मतलब हमारी ऊर्जा क्या हो रही है, खत्म हो रही है, कम हो रही है। इसकी पूर्ति के लिए फिर से भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। जानते ही होंगे आप लोग
तो ये ऊर्जा संरक्षण है, यानी हमने इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। जब से ब्रह्मांड बना तब से कितना ही ऊर्जा है, यहाँ पर ठीक ऊर्जा की ऊंची को जो मात्रा होगी बनी हुई है। दूसरा उपाय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें जाना। अब संवेग संरक्षण क्या है? संवेग के बारे में जानते होंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो कि गतिशील है, क्योंकि जब तक वेग नहीं होगा तब तक उसमें संवेग भी नहीं होगा। कोई गतिशील वस्तु अगर उस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल काम ना करे, यानी यदि कोई वस्तु है जो कि गतिशील है, उस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उस पिंड का जो कुल संवेग होता है वह नियत होता है। उस पिंड का कुल संवेग नियत होता है। व्यवहारिक जीवन में बड़े से एग्जाम्पल है, जैसे अगर कोई वाहन है जो स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है, कोई दूसरा वाहन चलते हुए आता है, उस पर टक्कर करता है, तो पहला वाला रुक जाता है और दूसरा वाला चलने लगता है, यानी कि इसका संवेग उसको प्राप्त होता है। इसी तरह से गेंदों का टक्कर होता है, बैट से बल्ले का टक्कर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि जहां पर टकराव होता है वहां पर एक संवेग जो होता है दूसरे को प्राप्त होता है। तो संवेग यानी कि संवेग ऐसी भौतिक राशि होती है जो बताती है हमें किसी वस्तु को गतिशील करना है अथवा उसको रोकना है तो हमें कितना बल आरोपित करना पड़ेगा, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहा जाता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। संवेग का मतलब हो गया आपका द्रव्यमान और उन्हें कितना। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में मिलेगा कि m1 v1 बराबर m2 और ये संवेग संरक्षण के साथ में प्राप्त है। जो तीसरा संवेग है उसे लोग कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण। जब सीधी रेखा में गति होती है तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं रेखीय संवेग। जब घूर्णन गति होने लगे, कोई पिंड गोल गोल घूमने लगे, तो वहां जो संवेग होता है उसको कहते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की परिभाषा होती है कि अगर कोई पिंड है उसके जितने सारे कण हैं उन सभी कणों का जो रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है उसे हम कहते हैं कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग जो होता है हम लोग जिसे जे से दिखाते हैं वह आई और ओमेगा के बराबर होता है। ये डब्ल्यू नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं ओमेगा। यह ओमेगा कहलाता है। ओमेगा जैसे द्रव्यमान है वैसे ही जड़त्व आघूर्ण, जैसे वेग है वैसे क्या है आपका ओमेगा। तो अगर किसी पिंड पर बल आघूर्ण कार्य न करे, पिंड गतिशील और बल आघूर्ण कार्य न करे, तो ऐसी दशा में किसी पिंड का जो कुल कोणीय संवेग होता है वह संरक्षित होता है, यानी कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा। ये ओमेगा है, डब्ल्यू बस समझिए। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा। इसका व्यवहारिक उदाहरण है, जैसे आप एक गोल गोल घूमने वाली मेज है सपोज करिए। उस गोल गोल घूमने वाली मेज पर मेरे हाथ में 2-2 किलो का डंबल है, मैं ऐसे हाथ फैला करके खड़ा हूं और मेज गोल गोल घूम रही है। मान लीजिए अचानक से मैं अपने हाथ को मोड़ लेता हूं, बताइए मेरी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? तो इस थ्योरी के हिसाब से यदि मैंने अपने हाथों को मोड़ूंगा तो इसका जड़त्व आघूर्ण घटेगा, और जड़त्व आघूर्ण घटेगा तो इसका मतलब है कि कोणे में कमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी अब मेरी स्पीड जो कि पहले से तेज हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। अगले सप्ताह जानिए कि अगर किसी पिंड पर कार्यरत जो बल आघूर्ण नगण्य हो उसका जो कुल कोणीय संवेग होता है वह नियत होता है। इसके बाद से हमारा जो अगला है वह है आवेश संरक्षण का नियम। चौथा आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
आवेश संरक्षण का सवाल। बच्चों आप जानते हो कि प्रत्येक परमाणु अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे परमाणु कहते हैं। और प्रत्येक परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यानी कि प्रत्येक पदार्थ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का अस्तित्व परमाणुओं से, और परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश जरूर होगा। इसका मतलब है कि जब से ये संसार बना हुआ है तब से परमाणु बने हैं और तब से आवेश बना हुआ है। यानी आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस एक चालक से दूसरे चालक पर इसका स्थानांतरण ही संभव है। ठीक है, ये आवेश संरक्षण हो गया। जो 5वां है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध भी इससे करते हैं और इसे दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसने अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, द्रव्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं और जो ऊर्जा होती है हम उसको द्रव्य में बदल सकते हैं। यानी ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे क्या है कि ऊर्जा संरक्षण की परिभाषा भी बदल गई। ऊर्जा संरक्षण में क्या है कि अब ऊर्जा यानी कि पूरे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं और द्रव्यमान का योग नियत। अगर कहीं से द्रव्य लुप्त होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अगर कहीं से ऊर्जा लुप्त हुई तो द्रव्यमान कहीं पर बन रहा हो। इसके लिए आइंस्टीन ने एक सिंपल सा सूत्र दिया जिसे हम कहते हैं E बराबर mc², जहां E मतलब एनर्जी, ये एनर्जी है, यह का मतलब मास यानी द्रव्यमान, C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस सूत्र की सहायता से द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये एक सिंपल सा सूत्र है, लेकिन यह सूत्र से हम क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा को तो, द्रव्यमान को तो ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऊर्जा से द्रव्यमान में परिवर्तित करना संभव नहीं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करना व्यवहार में संभव नहीं। बच्चों इतने हमारे संरक्षण के नियम हैं। इसके बाद एक टॉपिक और हम इसमें पढ़ेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल, यानी प्रकृति में कौन कौन से मूल बल पाए जाते हैं। मैं जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, या आप इसको हल कर लेंगे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कीजिए। यह आपके लिए सवाल है, इसको आपको हल करना है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करना है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान में कितने जूल ऊर्जा मौजूद है। थैंक यू। इसके बाद एक दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। तो पहला सवाल हो गया और सवाल नंबर 2 आपका है, 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कीजिए। ये 2 सवाल है, 1 किलोग्राम को ऊर्जा में बदलना है और 1 ग्राम को ऊर्जा में बदलना है। पहले का जो आंसर होगा, पहले का आंसर वो आपको मिलेगा 9 × 10⁻16 जूल, और जो दूसरे का आंसर होगा वो 9 × 10⁻
13 जूल। ये दो सवाल दिए गए हैं, इन दोनों सवालों को आप हल कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा कि हाँ इन सवालों को सॉल्व कैसे किया जाएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करिएगा ये सवाल और ये सवाल, इसके आंसर मैंने लिख दिया हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल लगाते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मात्रक होता है सबका यमकेएस पद्धति में लिखाता है, यानी कि सबसे पहले इस ग्राम को किलोग्राम में आप बदल लीजिएगा। ग्राम को किलोग्राम में बदल करके ही आप क्या कर सकते हैं कि उसको सवाल को लगा पाएंगे।